अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे कवर करेंगे। टोटल 7 है। हर एक का टाइम को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपको देखना है डायरेक्टली वो भी देख सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के जो नोट्स हैं, इसके अलावा जो मैथ के नोट्स हम बना रहे हैं, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं, वो सब अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे सारे नोट्स, मैं इंशाल्लाह उसका जो लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेरिकल्ला लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियड डिफाइंड बाय दी। कि ये एक एटम है और इस एटम के अंदर आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने इसके न्यूट्रॉन्स हैं। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। तो गिवन में मेरे पास एक एटम दिया हुआ है X21 और 9। हमें फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें। एक चीज़ हमें मालूम करनी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दूसरी चीज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए, प्रोटॉन नंबर का बेसिकली ये मतलब होता है, आपने ये बताना है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स नंबर ही बता रहा होता है। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है। तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्रोटॉन्स भी क्या है, 9 है। बेसिकली प्रोटॉन्स की तादाद को ही तो हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। उसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो किसके बराबर है, जितना एटॉमिक नंबर होगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, 9 होंगे। तो इस तरीके से आपने अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फाइंड आउट कर ली है। अब आगे चलते हैं हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन नंबर कैसे आता है उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक मास। मास नंबर किसके बराबर होता है, देखिए किसी भी एटम का जो मास है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता होता है। नंबर 1, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, प्लस प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जमा कर देंगे तो उसका टोटल मास आ जाएगा एटम का, यानी कि मास नंबर आ जाएगा। अब जो जो वैल्यूज अवेलेबल है वो लिख देते हैं। हमें मास नंबर का पता है, कैसे पता है, यहाँ से ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी होती है ना, बेसिकली ये मास होता है एटम का 21। तो मास की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा। तो मास नंबर आ गया 21। न्यूट्रॉन्स की तादाद तो हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये एज इट इज रहेगा। और प्रोटॉन्स की तादाद हम यहाँ पे मालूम कर चुके हैं, 9 है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 9। अब ये 9 प्लस है, इक्वल के इधर आगे हो जाएगा -9। ये 21 एज इट इज, और यहाँ पे मेरे पास बच गया न्यूट्रॉन्स। अब 21 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12। तो मेरा मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन्स कितने बच गए, 12 आ गए। तो लिहाजा इस तरीके से आपने अपने न्यूट्रॉन्स की तादाद को भी मालूम कर लिया, और ऊपर आपने प्रोटॉन्स की तादाद को भी मालूम कर लिया था। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, ये पहला न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम मूव करते हैं आपके सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकंड न्यूमेरिकल आपका लिखा हुआ जी, आ फॉसल इज फाउंड टू हैव 25% ऑफ द कार्बन 14। कि आपको कहीं से कोई फॉसल मिला, मतलब बहुत पुराने ज़माने की कोई चीज़ मिली है आपको, जिसके अंदर कार्बन 14 की जो मकदार है वो सिर्फ 25% है। और आपने ये बताना है हाउ ओल्ड इज़ दी फॉसल। आपने बताना है कि वो फॉसल कितने साल पुराना है। तो डाटा लिखते हैं, फिर देखते हैं जी इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली चीज़ उन्होंने हमें बताई हुई है कि हमारे पास जो फॉसल है उसके अंदर कितने एटम बाकी रह गए कार्बन 14 के। तो जो रिमेनिंग एटम्स है उसको एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितने, 25%। किसका 25% है, ओरिजिनल एटम्स का 25% बाकी रह गया। ठीक है, तो जितने भी ओरिजिनल एटम थे, मतलब शुरू में जितने भी इसके नंबर ऑफ एटम थे, वक्त गुजरता रहा और बाकी अब कितने रह गए, जब वो फॉसल हमें मिला तो उसके अंदर सिर्फ 25% बाकी रह गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि ओरिजिनल एटम्स का क्या रह गया, 25% बाकी रह गया। अब एक चीज उन्होंने दी तो नहीं हुई, लेकिन हमें ये जुबानी पता होना चाहिए कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ क्या है। तो कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है हमारे पास 5730 ईयर्स। हाफ लाइफ को ऐसे लिखते हैं T1/2। तो 5730 साल हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। ये जुबानी आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं फाइंड की तरफ। हमें ये मालूम करना है कि वो फॉसल कितने साल पुराना था, मतलब कितना टाइम गुजर चुका है उसको वहाँ पे पड़े पड़े। तो टोटल टाइम हमने ये बताना है कि टोटल टाइम कितना गुजरा होगा उसे।
तो टोटल टाइम मालूम करना उसे डेल टी से रिप्रेजेंट किया गया। समटाइम कुछ बुक्स में कैपिटल टी भी लिखा जाता है, लेकिन आपकी इस न्यू बुक के अंदर से डेल टी के साथ लिखा गया, क्योंकि ये एक टाइम इंटरवल है ना बेसिकली, कि कब एटम शुरू हुए टूटना और जब हमने मालूम करनी है उस टाइम तक। तो टाइम का ड्यूरेशन जब आ जाता है ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तब हम इसे टाइम इंटरवल कहते हैं और वो डेल टी से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सम टाइम कुछ बुक्स में कैपिटल टी भी यूज किया जाता है, जैसे आपकी पुरानी बुक में किया जाता था। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो देखिए, आपने मालूम करना है टोटल टाइम। उसके लिए फॉर्मूला, जो बेसिकली फॉर्मूला आपकी बुक में मौजूद है ना, वो ये है, n इज इक्वल टू डेल टी डिवाइडेड बाय 1/2। ये फॉर्मूला हमें मालूम करना है, इसमें से डेल टी। तो बाकी दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब बाकी दो चीज़ों में ये हाफ लाइफ है, इसका तो हमें पता है, ये तो होगी हाफ लाइफ। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है कितनी हाफ लाइफ है गुजरी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, उसका नहीं हमें पता। तो पहले हम ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है मालूम करते हैं, फिर इस फॉर्मूले से हम टोटल टाइम मालूम कर लेंगे। तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। हमने ये पढ़ा हुआ है, हाफ लाइफ के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जो एन है, रिमेनिंग एटम है, वो किसके बराबर होता है, 1/2 ब्रैकेट, इसकी पावर आ जाएगी n, और साथ में आ जाएंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए n की वैल्यू मेरे पास उसने दिया है 25%, ये परसेंटेज में। आप इसकी परसेंटेज खत्म करके इसे किसी नंबर में भी लिख सकते हैं, जैसे 25 है ना, ये एज इट इज रहेगा। परसेंटेज खत्म करने के लिए इसे हम 100 पे डिवाइड करेंगे, एन नोट एज इट इज। अब इनकी कटिंग कर लें आप, 25 से 1 25 और 25 4 100। तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 4। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 4, और साथ में आ गया ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। तो अब मेरे पास बकायदा वैल्यू आ गया, अब इसे मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो n की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 n नोट। n की जगह पे आ गया 1/4, साथ में क्या आ गया, n नोट इज इक्वल टू, यहाँ पर मौजूद है 1/2 ऊपर पावर n, और यहाँ पे आ गया n नोट। अब दोनों तरफ जब चीज़ें सेम होती हैं वो कट जाती हैं, तो n नोट से n नोट कट जाएगा, सिंपल। यहाँ पे बचेगा 1/4 इज इक्वल टू, अब देखिए n है ना, पावर 1 की भी है 2 की भी है, आप अलग कर सकते हैं। तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा और 2 की पावर n 2n हो जाएगा। 1 की कोई भी पावर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को 1 ही रहने दें, 2 के ऊपर पावर n आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप फ्रैक्शन चेंज कर दें, 4 ऊपर आ जाएगा और यहाँ से 2 की पावर n ऊपर आ जाएगा। मैं इस 4 को भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर n हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब नीचे वाली जब बेस सेम हो जाती है तो पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो फिर 2 किसके इक्वल आ गया, n के इक्वल आ गया। तो 2 इज इक्वल टू n। तो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं, 2 गुजरी हैं। अब इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी टोटल टाइम मालूम करने के लिए। या हमने हेडिंग दे दी टोटल टाइम की। टोटल टाइम को डेल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो किस तरीके से आता है मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला बेसिकली आपने ये पढ़ा हुआ है कि n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। फॉर्मूला आपने ये पढ़ा। तो मैं इसे रीअरेंज करूंगा, ये जो हाफ लाइफ है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ। तो टोटल टाइम फिर कैसे आएगा, n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ, इस तरीके से। ठीक है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास डेल टी बच जाएगा, इस तरीके से आएगा। साथ में मैं चले रेफरेंस के लिए इसको लिखा रहने देता हूँ कि यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह पे 2 आ जाएगा, और हाफ लाइफ उसने दी हुई है हमें, वो है 5730। अब इनको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11460 ईयर्स। मतलब कि इतने साल गुजर चुके हैं उस फॉसल को पड़े हुए, तो वो इतने साल पुरानी है। यहाँ से आपके पास आ गया आपका टोटल टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा। कहीं पर भी अगर आपको इशू आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप उसी वक्त ही कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। तो आपके सामने थर्ड न्यूमेरिकल है, वो कहता है जी अ सैंपल इनिशियली कंटेन 400 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, के एक सैंपल के अंदर शुरू में जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 400 ग्राम है उस सैंपल की क्वांटिटी, और वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मतलब उसमें से रेडिएशन निकलेंगी। अब आगे वो कहता है विद हाफ लाइफ ऑफ
10 ईयर्स, 10 साल उसकी हाफ लाइफ है, मतलब कि 10 साल बाद उसके जो क्वांटिटी है वो हाफ रह जाएगी, आधी क्वांटिटी टूट चुकी होगी नए एटम में और आधे एटम बाकी रह चुके होंगे, तो 10 साल उसकी हाफ लाइफ है। आगे वो कहता है हाउ मच रिमेन्स आफ्टर 30 ईयर्स, वो कहता है अगर 30 साल के लिए हम उस सैंपल को रख दें तो 30 साल बाद कितने नंबर ऑफ एटम बाकी रह जाएंगे, या फिर उस सैंपल के अंदर कितने एटम्स बाकी रह जाएंगे, उसकी कितनी क्वांटिटी बाकी रह जाएगी जो अभी भी रेडिएशन निकाल रही होगी, यानी कि अभी भी रेडियो एक्टिव होगी। अब आपको ये बताना है, तो पहले तो हम डाटा मालूम कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। उससे हमें पहले इनिशियल क्वांटिटी दी हुई थी 400 ग्राम, वो हमने लिख ली। उसके बाद हाफ लाइफ दी हुई थी वो थी 10 ईयर्स, वो भी लिख लिया हमने। नेक्स्ट उसने टोटल टाइम दिया हुआ है वो 30 ईयर्स है, तो टोटल टाइम भी हमने लिख लिया। अब चलते हैं हम अपने फाइंड की तरफ। तो हमें दो चीज़ें, एक चीज़ ही मालूम करनी है रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम के, 30 साल जब गुजर चुके होंगे तो कितने एटम बाकी रह जाएंगे। देखिए आपके पास ये सैंपल है ना, पहले 10 साल गुजरेंगे तो आधे एटम टूट जाएंगे और आधे बच जाएंगे, ये वाले आधे बच गए। अगले 10 साल गुजरेंगे तो फिर इसमें से आधे एटम टूट जाएंगे और आधे एटम बाकी रह जाएंगे। फिर 10 साल गुजरेंगे तो फिर कुछ एटम बाकी। तो यही आपने बताना है कि जब 30 साल गुजर चुके होंगे तो कितने एटम बाकी रह जाएंगे। अब इसको हम कैलकुलेशन की मदद से निकालेंगे। तो रिमेनिंग एटम्स हमने मालूम करने हैं वो n है, तो फाइंड करते हैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में एक चीज़ की हमें ज़रूरत है तो वो हम पहले ही मालूम कर लेते हैं, बाद में मैं उस फॉर्मूले में उसे बता दूंगा कि हमने क्यों पहले मालूम की। तो किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़नी है, आगे जाके ज़रूरत पड़नी है कि कितनी हाफ लाइफें गुजरी हैं। वैसे तो हमें पता चल रहा है कि 3 गुजरी हैं, क्योंकि 10 साल की एक हाफ लाइफ है तो 30 साल हमने उसे रखा हुआ है, तो टोटल फिर 3 हाफ लाइफें गुजरी। लेकिन इसको थोड़ा हम कैलकुलेशन से निकालेंगे कि नंबर ऑफ हाफ लाइफें कैसे आती हैं, जितना आपका टोटल टाइम गुजरा है डिवाइडेड बाय जितनी आपकी एक हाफ लाइफ है। तो टोटल टाइम जो हमारा गुजरा था वो 30 साल था, डिवाइडेड बाय एक हाफ लाइफ वो 10 साल थी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ गया, तो 3 आपके पास क्या गुजरी है, हाफ लाइफ पे गुजरी है। अब आप अपना ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ कि जो रिमेनिंग एटम्स होते हैं वो कैसे मालूम करते हैं। इस फॉर्मूले से 1/2 पावर में आ गया n और मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल एटम या इनिशियल एटम्स या इनिशियल क्वांटिटी। तो ये तो मालूम कर रहे हैं ना कि कितने नंबर ऑफ एटम बाकी रह गए, 1/2। अब देखिए n की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे n ने इस्तेमाल होना था इसलिए हमने पहले ही n को मालूम कर लिया, तो n की जगह पे आ गया 3। n नोट मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी वो थी 400 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 400। पहले तो इसकी पावर को हम सोल्व करते हैं। देखिए 1 की पावर 3 1 ही रहेगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 400। अब ये जो 400 है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 पे डिवाइड हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। और जब इसको 8 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 ग्राम। तो 50 ग्राम आपके पास क्वांटिटी बाकी रह जाएगी जो अभी भी रेडिएशन निकाल रही होगी। बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे एटम्स टूट कर नए एटम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ चुके होंगे। ये था आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है जी अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 64 मंथ, कि एक रेडियो एक्टिव आपके पास कोई एलिमेंट मौजूद है जिसकी हाफ लाइफ है 64 मंथ। इन हाउ मच टाइम 1/8 ऑफ दिस सब्सटेंस विल लेफ्ट, कि कितने टाइम के अंदर उसका 8वां हिस्सा बाकी रह जाएगा। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपके पास ये सैंपल मौजूद था रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, अभी ये मुकम्मल शामिल है तो इसके जितने भी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है उसे एन नोट कहते हैं, मतलब शुरू में इतना सैंपल है। अब ज़ाहिर है उसकी हाफ लाइफ 64 मंथ है, तो टाइम गुजरता रहेगा। कुछ टाइम के बाद जब आपने देखा तो उसके नंबर ऑफ एटम जो थे पहले सारे थे, अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, सिर्फ थोड़े से रह गए। कितने कितने रह गए, जितने ओरिजिनल थे ना, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स का 8वां हिस्सा बाकी रह गया ये सिर्फ। तो यही वो पूछ रहा है कि इन एटम्स को टूटने में कितना टाइम लगा, इन एटम्स को टूटने में टाइम कितना लगा, यही वो पूछ रहा है। टोटल टाइम वो पूछ रहा है। टोटल टाइम को वैसे कैपिटल टी से भी लिखते हैं, आपकी बुक में डेल टी से लिखा हुआ है टाइम इंटरवल के तौर पे। अब डाटा देखते हैं, फिर देखते हैं इसे कैसे फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ दी हुई है 64 मंथ, वो हमने लिख ली।
उसके बाद उन्होंने बताया कि कितना जो एटम है बाकी रह गए, तो रिमेनिंग सब्सटेंस कितने हैं उसे हम कहेंगे n नॉट बाय 8, इतने रह गए। रिमेनिंग सब्सटेंस n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितने रह गए थे, जितने ओरिजिनल थे उसका 8वां हिस्सा बाकी रह गया था। अब आते हैं फाइंड की तरफ, हमें फाइंड करना है टोटल टाइम। सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो टोटल टाइम फाइंड करने से पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है टोटल टाइम फाइंड करने के लिए, वो दो चीज़ें हैं। एक है नंबर ऑफ हाफ लाइफ है और दूसरे मेरे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ तो चलो उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, नंबर ऑफ हाफ लाइफों का नहीं पता। तो पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमने हाफ लाइफ के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। n इज इक्वल टू 1/2 बाहर पावर आ जाएगी n मल्टीप्लाई बाय एन नोट, यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स या इनिशियल नंबर ऑफ एटम भी कहते हैं इसे। अब n की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, n की वैल्यू ये थी, उन्होंने बता दिया था कि कितने नंबर ऑफ एटम बाकी है, n नोट बाय 8। तो n की जगह पे आ जाएगा n नोट डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1/2 बाहर पावर n आ गई और साथ में n नोट हो गया। अब इक्वल के दोनों तरफ n नोट मौजूद है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो n है ना पावर, ये दोनों की है, 1 की भी है 2 की भी है। तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा और 2 की पावर n 2n हो जाएगा इस तरीके से। अब आप दोनों तरफ फ्रैक्शन को उल्टा दें ताकि ये ऊपर आ जाए। 8 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, यहाँ पे 2 की पावर n ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया। अब बटे के नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता तो हम नहीं लिखेंगे, चले अगले स्टेप में नहीं लिखते। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ये है हमारे पास 2 की पावर n। अब बेस सेम हो गई तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो n जो है वो 3 के इक्वल आ गया, तो 3 इज इक्वल टू n आ गया। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी गुजरी है, 3 गुजरी है, ये मुझे पता चल गया। अब मैं इसका टोटल टाइम फाइंड कर सकता हूँ। नाउ टोटल टाइम बराबर है नंबर ऑफ हाफ लाइफ है मल्टीप्लाई बाय एक हाफ लाइफ। अब इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे लिखते हैं, अपना जवाब निकालते हैं। तो n की जगह पर तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हाफ लाइफ जो उन्होंने दी हुई थी वो होती 64 मंथ, देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 64। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 192 मंथ। तो इतने महीने इस्तेमाल होंगे, इतने महीने लगेंगे आपके सैंपल के एटम्स को टूटकर 8वें हिस्से तक जाने के लिए। मतलब सैंपल का 8वां हिस्सा जब बाकी बच जाएगा तो कितना टाइम गुजर चुका होगा, 192 महीने गुजर चुके होंगे। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। ये था आपका फोर्थ न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ न्यूमेरिकल लिखा हुआ जी, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान 4 माइक्रोग्राम ऑफ मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कि 4 माइक्रोग्राम जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। फाइंड द एनर्जी, आपने बताना है कि वो एनर्जी कितनी होगी। तो इसमें सिंपल सा हम आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो यूज करेंगे। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। हमें उन्होंने मैस दिया हुआ है 4 माइक्रोग्राम, लेकिन ये जो मैस है ना ये किलोग्राम के अंदर होना चाहिए, माइक्रोग्राम में नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले किलोग्राम में। उसके लिए पहले तो हम ये माइक्रो खत्म करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कैसे खत्म करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करके। माइक्रो की वैल्यू है 10 की पावर -6 ग्राम, एज इट इज ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब बारी है इसे किलोग्राम बनाने की, तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एज इट इज। अब किलोग्राम कैसे बनाऊंगा, देखें मैं अगर इसे यूं लिख दूं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, मतलब अपने से लिख रहा हूँ ना। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खत्म करके 1 बचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 की जगह पे मैं किलो का प्रीफिक्स इस्तेमाल कर पाऊंगा, इसलिए ये मैंने काम किया। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये देखें ये जो दोनों है ना इनको इकट्ठा कर लेते हैं। बेस से ही मैं पावर दी इकट्ठी हो जाएंगी, -6 और -3 हो जाएगा। और ये जो 10 की पावर 3 है इसकी जगह पे आ जाएगा किलो,
साथ में आ गया ग्राम। अब दोनों की पावर माइनस है तो माइनस माइनस होता प्लस है, अलामत माइनस ही रहेगी, तो माइनस के 9 हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 किलोग्राम हो गया। इस तरीके से आपके पास आ गया है मैस। अब हम लिखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड लिख देते हैं, एनर्जी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। इस तरीके से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैस हम मालूम कर चुके हैं, वो है 4 × 10⁻⁻⁹ किलोग्राम। यूनिट साथ में ना लिखा करें, सिर्फ वैल्यू लिख लें। सी का मतलब होता है रोशनी की स्पीड, और ये ज़बानी वैल्यू पता होती है हमें, 3 × 10⁸ और बाहर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। तो पहले इसकी पावर को सोल्व कर लेते हैं। तो 4 एज इट इज, 10⁻⁻⁹ 9 भी एज इट इज। अब 3 का स्केयर लेंगे तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁸ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 और 9 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 36 आ जाएगा। और 10 की पावर्स को आपस में सोल्व कर ले, 10 एक दफ़ा, यहाँ पर -9 है पावर और इसकी पावर +16 है, तो ये इकट्ठी हो जाएंगी। अब आप इन दोनों को जब सोल्व करते हैं तो 36 × 10 की पावर, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस के 7 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर आप ये +7 है ना, इसमें से अगर एक पावर मैं कम करता हूँ, कैसे करूँगा, इसका यहाँ पे 0 लगा के, बेसिकली होगा क्या कि पॉइंट अभी यहाँ पर है, पॉइंट को मैं एक रकम पीछे लेके जाऊँगा तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी। अब पीछे तो कोई रकम है नहीं है तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0, तो 360 × 10⁻6 बच जाएगा। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 10⁻6 की जगह पे मैं प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकता हूँ मेगा वाला। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम एनर्जी फाइंड कर रहे हैं ना, तो एनर्जी का यूनिट साथ में लगा देते हैं यहाँ पे, जूल। ये भी जूल आ गया क्योंकि यहाँ तक सोल्व हो चुके हैं तकरीबन। तो 360 इसकी जगह पे आ जाएगा मेगा, और आ गई एनर्जी का यूनिट जूल आ गया। तो इस तरीके से आपने एनर्जी कैलकुलेट कर ली कि सिर्फ 4 माइक्रोग्राम वाले मैस से 360 मेगा जूल तक एनर्जी आपको मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। जी, 6th न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जी, इन 420 डेज 1/8 ऑफ पोलोनियम रिमेन्स अनडिकेड। वो कहता है कि 420 दिनों के अंदर पोलोनियम के 8वां हिस्सा जो है वो अभी भी डिके होना बाकी रहता है। मतलब कि आपके पास पोलोनियम का सैंपल था ये सारा, इसने डिके करना शुरू किया, इसमें से रेडिएशन निकली, एटम टूटे और नए एटम में कन्वर्ट हो गए। तो कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 420 दिनों के बाद हमारे पास इसका सिर्फ इतना हिस्सा बाकी रह गया जो अभी भी रेडिएशन निकाल रहा है, वो अभी डिके नहीं हुआ, अभी रेडिएशन इसमें से निकल रही है। तो ये कितना हिस्सा है, ये 8वां हिस्सा है, 1/8। ये 8वां हिस्सा है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स का। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम का 8वां हिस्सा अभी भी बाकी है। आपको ये बताना है कि ये जो सैंपल था उसकी हाफ लाइफ क्या होगी। कैलकुलेट दी हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम, आपने पोलोनियम की हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो पहले जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि टोटल टाइम कितना गुजरा, 420 दिन गुजरे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कितने एटम बाकी रह गए, यानी कि रिमेनिंग सब्सटेंस कितने हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है ओरिजिनल एटम का 8वां हिस्सा बाकी रह गया। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करनी है हाफ लाइफ इसकी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए हाफ लाइफ के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, यानी कि 420 दिनों के दौरान कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, पहले ये पता होना चाहिए। फिर वहां से हम हाफ लाइफ इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा ये वाला, n इज इक्वल टू 1/2 होल पावर n मल्टीप्लाई बाय n नोट। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n उन्होंने हमें दिया होता है n0/8, इसकी जगह पर आ जाएगा n0/8 इज इक्वल टू एज इट इज, बाहर पावर n है, वो तो हमें चाहिए ना मालूम करना है, n0 भी एज इट इज रहेगा। अब दोनों तरफ n0 मौजूद है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर 1/8
इज इक्वल टू 1/2 बाहर पावर आ गई n। ये काम वही है जो पहले भी आप कर चुके हैं। अब ये जो n पावर है इसको अलग कर देते हैं, तो 8 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर n 1 नहीं रहेगा, 1 की पावर n 1 नहीं रहेगा और 2 की पावर n 2n हो जाएगा। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन चेंज कर लें तो 2 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे चला गया 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n ऊपर आ गया और नीचे आ गया 1। नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन चले अभी मैं लिख देता हूँ। अब बेस सेम हो गया तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो 3 इज इक्वल टू n। मतलब 420 दिनों के दौरान कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी, n गुजरेंगी। अब हम अपना काम करते हैं, अब हम फाइंड करेंगे इसकी हाफ लाइफ। उसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो ये होगा कि n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हमें इसमें से क्या मालूम करना है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और एन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाफ लाइफ बराबर है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम जो था हमारे पास वो था 420 दिन, हाँ जी 420। तो 420 दिन टोटल टाइम था, तो यहाँ पे आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 3 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आप इन्हें डिवाइड कर लें तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी। इनको डिवाइड करने पे आता है 140, 140 140 डेज आएगा साथ में, क्योंकि 420 भी डेज में था। तो एक हाफ लाइफ कितनी है जी, 140 दिनों की उसकी एक हाफ लाइफ है। तो उम्मीद करता हूँ क्या आप इसे समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका ये न्यूमेरिकल हो गया 7, ये न्यूमेरिकल नंबर 6 था सॉरी, तो 6 न्यूमेरिकल हो गया। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। तो आपके पास सातवां न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं 3/4 ऑफ द इनिशियल मास ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डिके आफ्टर 1 आवर। क्या आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, मान लें ये है, 1 घंटा गुजरता है। 1 घंटे के बाद इस सैंपल के जितने भी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम थे, यानी कि इनिशियल जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे, उसका 3/4 इतने एटम जो है 3/4 किसका इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का डिके हो चुके हैं, ये ध्यान में रखें। तो उसने ये वो वाली तादाद बताई है जो डिके हो चुके हैं। अभी जो डिके नहीं हुए जो रहते हैं वो उसने नहीं बताया, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स का नहीं हमें पता। हमें ये पता कि ये वाले जो एटम है टूट चुके हैं, अब रिमेनिंग कितने रह कितने गए हैं वो उसने नहीं बताया, तो वो हमें मालूम करना पड़ेगा पहले। अब जो चीजें उसने दी हैं पहले लिखते हैं, फाइंड क्या करना है, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इन मिनट्स। आपने इस आइसोटोप्स की हाफ लाइफ मालूम करनी है मिनट्स के अंदर। तो पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि कितने एटम डिके हुए हैं, इतने डिके हुए हैं। ओरिजिनल यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का 3/4 जो पार्ट है वो डिके हुआ है, तो डिके एटम्स हमने लिख लिए। उसके बाद टोटल टाइम कितना गुजरा था उसने बता दिया जी 1 आवर। 1 आवर गुजरा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 आवर, 1 आवर लिख दिया। अब उसने जैसा कि कहा कि आपने हाफ लाइफ किसमें मालूम करनी है, मिनट्स के अंदर करनी है, तो फिर हमें अपना टोटल टाइम भी मिनट्स में ले लेना चाहिए। तो 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट होता है, तो मैं इसको 60 के बराबर लिख देता हूँ कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब आते हैं अपने फाइंड की तरफ। फाइंड हमने करनी है इसकी हाफ लाइफ, तो हमने हाफ लाइफ लिख ली है, हमें मालूम करनी है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए हाफ लाइफ अगर आपने मालूम करनी है तो आपको एक चीज चाहिए होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम बाकी रह गए, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होना चाहिए। उसने जो दिए वो ये दिए कि ये हो चुके हैं, ये डिके हो चुके हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो अभी डिके होना बाकी रहते हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम चाहिए। तो पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा, फिर हम हाफ लाइफ मालूम कर पाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स के पहले हम ये मालूम करेंगे। अब ये कैसे आएगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स इस तरीके से आएगा। आपने ओरिजिनल में से यानी कि जितने भी इनिशियल नंबर ऑफ एटम थे उसमें से जितने डिके हो चुके हैं ये वाले, इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा कि रिमेनिंग कितने बाकी कितने रह गए हैं।
तो कैसे आएगा आपके पास रिमेनिंग एटम, जितने आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम थे उसमें से आप माइनस कर दे जितने डिके हो चुके हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, मतलब इतने अभी रहते हैं। तो शुरू में जितने थे उसमें से जितने टूट चुके हैं उसको निकाल देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, जितने अभी टूटने बाकी हैं यानी कि डिके होना बाकी हैं वो आ जाएंगे। तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम जो थे उसे हम एन नोट कहते हैं, वो एन नोट थे, माइनस डिके कितने हुए हैं वो हमने लिखा हुआ है, वो है 3 n0 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 n0 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सोल्व कर लें आप, जैसे कि ये फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब एन नोट के नीचे कुछ नहीं है तो 4 डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 n0 माइनस 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 3 n0। अब इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 n0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। 1 ना भी लिखें तो खैर है, सिंपल है, नोट लिख लें आप। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने बाकी रह गए हैं, इतने रह गए, मतलब ओरिजिनल का यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का चौथा हिस्सा बाकी रह गया। बाकी जो 3 हिस्से थे वो टूट के नए एटम में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हम अपनी हाफ लाइफ की तरफ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो n है वो किसके बराबर है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि n जो है वो बराबर होता है 1/2 पावर n मल्टीप्लाई बाय n नोट। अब इसमें n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, हम मालूम कर चुके हैं, तो n की जगह पे आ जाएगा n नोट डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/2 पावर आ गई n। हमने हाफ लाइफ मालूम करने हैं ना, उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ से आएंगे। अब दोनों तरफ n नोट मौजूद है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे देखिए 1 की पावर n 1 ही रहेगा और 2 की पावर n 2n हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब दोनों तरफ फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n आ जाएगा, 4 को लिख देते हैं 2 की पावर 2, ये 2 की पावर n, बेस सेम है पावर भी सेम हो जाएगी, तो 2 इज इक्वल टू n आ गया। तो मुझे पता चल गया कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, 2 गुजरी हैं। अब मैं इसका जो हाफ लाइफ है वो हम मालूम कर सकते हैं। हाइडिंग दे दी हाफ लाइफ की, क्योंकि अब हम वही मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है कि n इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हमने चूंकि हाफ लाइफ मालूम करनी है तो ये यहाँ पे डिवाइड है, इसको इधर ले आते हैं और n को इधर ले आते हैं, बाकी काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जगह थोड़ी काम है, बाकी काम मैं इधर कर रहा हूँ। तो ये हाफ लाइफ यहाँ पे आ जाएगा, t1/2 इज इक्वल टू टोटल टाइम एज इट इज डिवाइडेड बाय n इधर आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल टाइम जो था वो हमारे पास था 60 मिनट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ में 2 थी, तो यहाँ पे 2 आ गया, इनको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 मिनट। इस तरीके से आपके पास टोटल हाफ लाइफ आ गई इसकी 30 मिनट। तो 30 मिनट उस सैंपल की क्या थी, हाफ लाइफ थी। इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ और सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब ये जो नोट्स बने हैं न्यूमेरिकल्स के, इसके अलावा मैथ्स के भी बन रहे हैं, आप वो वीडियोस भी देखें। जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे मैं इन सबको इकट्ठा करके इनका लिंक जो है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में नीचे पिन कर दूंगा, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर पाएँ। तो वीडियो को देखें, कहीं पर इशू आता है तो कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।